दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसा कि आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो आज आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हमने 13 सॉल्व कर लिया है। ठीक, यदि आपने उसको सॉल्व नहीं किया है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट हमारा, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं डेली हिंदी और जीके के यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आपको बताना है कि आपने 75 में से कितने सही किए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्या होगा, हिंदी पढ़ेंगे हम। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको इसमें बताना है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। आपको ऑप्शन है अल्जीरिया, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अल्जीरिया में हुआ था। और देरिदा का जन्म कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। ठीक, और ये देरिदा है कौन, इन्हें ना विरचना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ठीक, इन्होंने विरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। ठीक, तो कह रहा है राम गया, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। देखिए विशेष वही होता है आपका जो संज्ञा या सर्वनाम होता है। ठीक, तो आप बताइए इसमें संज्ञा सर्वनाम कौन सा है, तो आप कहेंगे राम संज्ञा है, तो आपका विशेष भी राम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए आपका आ गया गद्यांश, पढ़ लेते हैं उसके बाद आंसर देते हैं। हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने का सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। ठीक, चलिए गद्यांश पढ़ लिया हमने, अब देखते हैं इसका आंसर। पहला देखिए चौथा है, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका कहाँ पर है। इसका ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, ये ऑप्शन है आपका तकनीकी से, रिश्वतखोरी ने, जी हजूरी ने, बेरोजगारी ने। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिश्वतखोरी ने। ठीक, क्या हो जाएगा, रिश्वतखोरी ने। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं। तो वो आपका कौन सा है बताएंगे, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग, ये तीनों ही हैं। ठीक, नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई है, तो वो लिप्त हो गई है आपका, किस में लिप्त हो गई है, भ्रष्टाचार में। किस में, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन के पुरुष के अनुसार हो तब वह कौन सा वाच्य होता है, तो वो आपका होता है कृतवाच्य होता है। कौन सा होता है, कृतवाच्य होता है। ठीक, अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो मूल मतलब होता क्या, पहले आप ये बताएंगे। तो मूल मतलब होता है जड़, तो इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, जड़। इनमें से कौन सा इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बताइए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। तो आपको वही इसमें से बताना है। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इसके जैसा आशीर्वाद। बाकी सभी के गलत हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन हो जाएगा। ठीक, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनकी पुस्तक है जो कि 11 अध्यायों में
विभाजित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या कह रहा है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। गर्दन पर बैठ जाना, पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना या फिर गर्दन दबाना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 11 का? पीछा न छोड़ना। क्या हो जाएगा? पीछा न छोड़ना। ठीक, अगला क्वेश्चन, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप बताएंगे रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का। तो देखिए रोला क्या है? रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया? 24, यानी कि डी। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पांडित्य, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? 13 का। पंडित प्लस या जुड़ के बना हुआ है पांडित्य, तो इसका राइट आंसर या हो जाएगा। ठीक, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो वो हैं 2। कौन कौन से हैं? कीर्तिलता है और कौन सा है? कीर्ति पताका। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, और इन्हें क्या कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है कि विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? मैथिल कोकिल। ठीक, ये आपका पूछा गया है अभी। अगला देखिए, अब इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आपको बताना है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है, आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह समस्या मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगा। ठीक, ये हो जाएगा। जब जब देखिए कर्ता स्वयं कार्य करता है, यानी कि खुद काम करें, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, इसमें क्या आता है? स्वतः, आप, अपना, ये सब आते हैं। खुद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो ये हैं आपके कितने भेद हैं व्युत्पत्ति के आधार पर? शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ है, यौगिक है और कौन सा? योग रूढ़ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के संबंध में आपको बताना सत्य कौन सा है। तो देखते हैं ऑप्शन, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने में जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। गलत। जब क्रिया के साथ नामबोधक वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम से जुड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, ये भी गलत। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, 2 आपका गलत हो गया। अगला, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में, तो ये तो गलत है आपका। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, बिल्कुल सही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण में है कि प्यारी है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक, तो आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। तो देखिए, जब आपको ये ना पता चले कि मतलब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ये कौन सा है? न राग है, न रूप है, न रस है, न जस है, जब ऐसा आपको दिखाई दे कि कुछ उसमें समझ में ना आए, तो होता है आपका अद्भुत रस। कौन सा होता है? अद्भुत रस। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखेंगे, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो इसको आपको बताना है, वो है आपका कौन सा है? झूठा सच है। ठीक, क्या हो जाएगा? झूठा सच। किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है। किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है। और कौन कौन सा है इनका? वतन और देश है, देश का भविष्य है। ठीक, ये कितने 2 भागों में बटा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो आकार बहुला कौन सी है? देखिए, ये कौन सी हो जाएगी आपकी? कौरवी। कौन सा? कौरवी हो जाएगी आकार बहुला। और क्या होता है? कौरवी हो गया, खड़ी बोली हो गया, दक्षिणी हरियाणवी हो गया। ठीक, और ओकार बोला बहुला क्या होता है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, गढ़वाली, ये ओकार होता है। ठीक, अंतर समझिएगा आकार ओकार में। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? देखिए, क्रियार्थक संज्ञा वो होती है जो क्रिया से स्टार्ट होती है। ठीक, तो आप देखिए क्रिया कहाँ पर है सबसे पहले? ये गुर्जरों, ये कोई क्रिया है? नहीं है। राधा संज्ञा है, मैं सर्वनाम है, टहलना क्रिया है। तो का राइट आंसर क्या हो जाएगा किसका? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वो हो जाएंगे आपके कालिदास जी। कौन हो जाएंगे? कालिदास। अब इनकी रचनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जान लीजिए। अभिज्ञान होता है, अभिज्ञान शकुंतलम होता है, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम। ये जो इनकी रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछेगा जरूर। चलिए अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द, और इस बार पूछा गया है कालिदास से, आपका 2024 में भी पूछा गया है, ठीक, तो पढ़ के जाइएगा इनकी रचनाएं। इनमें से कौन सा शब्द समास का विलोम है? समास का विलोम होता है व्यास, समास का व्यास हो जाता है। अब अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय, तो अप्रमेय आपका क्या हो जाएगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय। या फिर जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो तौला या नापा ना जा सके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रमेय किसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय, ठीक। और जो अवश्य होने वाला हो वो होता है अवश्य, अवश्य भावी होता है, ठीक। जो समय पर ना हो असामयिक होता है। जो तौला या मापा ना जा सके वो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। ये इस तरह लिखा जाएगा। और ये लिखा हुआ है आपका अपरमेय लिखा हुआ है, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है? अपरमेय। अगला देखेंगे, अरे गुलाबू, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा अलंकार है? देखिए संबोधन है। आपको जहाँ ये साइन दिखाई दे आपको क्या लगा देना है? संबोधन कारक लगा देना है। क्या लगा देना है? संबोधन कारक लगा देना है। ये लीजिए, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर ये सभी? तो राइट आंसर 26 का आप बताएंगे क्या हो जाएगा? बताएंगे आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी कौन सा नहीं है? देखिए पश्चिमी हिंदी आपका ये सभी नहीं है। कौन सा? ये सभी नहीं। और कौन सा होता है? तो खड़ी बोली होता है, ब्रजभाषा होता है, बांगरू होता है, बुंदेली होता है। सॉरी, क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? सॉरी, ये सभी हैं। कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, ये सब क्या होता है? ये होता है पश्चिमी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कौन सा? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये होता है पूर्वी हिंदी। अगला देखेंगे, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपको बताना है, वो थे आपके कौन थे? ज्ञानेश्वर जी थे। कौन थे? ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? वहाँ, यहाँ, वहाँ, धन्य, धन, जहाँ, जहाँ। तो विस्मयादि बोधक का क्या हो जाएगा? देखिए विस्मयादि बोधक वो करता है जिसमें हर्ष या शोक या आश्चर्य उत्पन्न हो, ठीक, वही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धन्य, धन्य, विस्मयादि बोधक का। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो वो है आपकी कितने? 10। कितने हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो पा वर्ग किससे बोला जाता है आपका? क्या बोलेंगे? मूर्धन्य, नासिक, तालु या फिर ओष्ठे। तो आपका जो पा वर्ग होता है वो ओठ से बोला जाता है, ठीक। ओष्ठे आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो देखिए कमीज कैसा है? सफ़ेद। तो सफ़ेद यानी कि गुड़वा हो गया, तो गुड़वाचक विशेषण हो जाएगा आपका। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में से किस रचनाकार को मिला? तो वो मिला था आपको, किससे मिला था आप बताएंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार तो उदय प्रकाश जी को मिला था। किससे मिला था? उदय प्रकाश जी को मिला था, ठीक। और गोविंद मिश्र जी को आपको कब मिला था? तो गोविंद मिश्र जी को वर्ष 2008 में मिला था। किस लिए मिला था? कोहरे में कैद रंग इनकी रचना के लिए। कैलाश वाजपेयी जी को 2009 में मिला था। किस लिए? हवा के हस्ताक्षर के लिए। काशीनाथ सिंह को कब मिला था? 2011 में। रेहन पर रघु, ये इंपॉर्टेंट है, और रेहन पर रघु के लिए मिला था काशीनाथ सिंह को 2011 में, ठीक। मलबे का मलिक कहानी के रचनाकार हैं? तो ये आपके मोहन राकेश। मलबे का मलिक किसका है? मोहन राकेश। और देखते हैं इनका है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, नए बादल, ये सब किसकी हैं? मोहन राकेश जी की हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से।
उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम, ठीक, तो आपको बताना है उपविराम का प्रयोग किस में हुआ है। मिश्र बिंदु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बिंदु 3 है, ये देखिए यहीं आपको चिन्ह बताना है, सॉरी रुकिए, आपका ये है, फिर ये है, या ये है, फिर या ये है, ठीक, इसी में से आपको बताना है। तो मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, या फिर ये आपका रहेगा साइन, या ये रहेगा, या फिर ये रहेगा। तो आप बताएंगे उपविराम कौन सा होता है। 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु 3 है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ये साइन होता है इसे ही क्या बोलते हैं? उपविराम, ठीक, क्या बोलते हैं? उपविराम बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम यानी कि कॉमा का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं कॉमा कहाँ लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है, ठीक, क्या लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर सॉरी अर्धविराम, सॉरी अल्प विराम का मतलब होता है कॉमा, अर्धविराम का मतलब होता है सॉरी देखिएंगे, अर्धविराम का मतलब होता है ये और ये कॉमा, ठीक, तो इसका देखेंगे कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक, यहाँ पर अर्धविराम लिखा हो, जब अल्प विराम बोलेगा तो आप कॉमा वाला देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जो दोनों पद प्रधान होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। कौन सा? द्वंद्व समास बोलते हैं। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। 37 का राइट आंसर तो पुलमोजा, पुलोमोजा जो हो जाएगा, पुलोमजा ये हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची नहीं। किसका है? इंद्राणी का पर्यायवाची है, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 38वां नंबर देखिए। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? ठीक, चलिए आपका ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक, क्या है? आईआईटी कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे आपके कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राइट आंसर बी। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ठीक, आपको बताना है। ये पूछा गया आपका 2024 में, लेटेस्ट पूछा गया एकदम। सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन था अजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय था, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। 41 नंबर कहाँ पे आपका? 41। चलिए 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? तो आपको बताना है इसका थीम क्या है। तो वो था आपका कौन सा था? बताएंगे, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ठीक, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो वो है आपका कौन सा है? भूटान। कौन सा है? भूटान है, ठीक। अगला क्वेश्चन। अब भूटान की राजधानी क्या होता है? थिम्पू होता है। नगुल्टम मुद्रा होता है। अगला देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश पूछा है, तो आबादी वाला कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया। कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया। और नाइजीरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? बताएंगे, विंडहाक हो जाएगा, ठीक। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? ठीक, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको पूछा गया क्वेश्चन है ये बिल्कुल। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? तो वो है आपका 66 mm से 166 mm। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपको ऐसे याद कर लेना है, 66 और पीछे भी 66 होगा, दोनों साइड में क्या होगा? 66 mm इंटू 166 यानी कि 66 mm। निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान यानी कि एशियन का सदस्य नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भारत ही एशियन का सदस्य नहीं है, ठीक, बाकी सभी हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? देखिए ये पूछा गया है, इस बार भी आपका पूछा गया है। तो वो कौन सा आपका क्रीपर जो है आपका प्रथम कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? तो वो होता है, कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे काछार लेवी कहा जाता है उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है, उसे क्या बोला जाता है? ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? असम राइफल बोलते हैं। क्या होता है? असम राइफल बोला जाता है उसको। ठीक, असम राइफल का गठन कब हुआ था? 1835 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगर आपसे सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? असम राइफल पूछा जाता है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? ठीक, तो उस बताना है वो कौन सा था? तो वो था आपका रूमी दरवाजा से लिया गया है। किससे? रूमी दरवाजा से लिया गया है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 60 फीट ऊंचा है। कितना है? 60 फीट ऊंचा है, लखनऊ में है। ठीक, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब आसफ उद्दौला ने करवाया था। कब करवाया था? 1784 से या 1786 के मध्य में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन 50। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर आपको मालूम ही होगा, कौन सा हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हापुड़ सबसे छोटा, जो कि है 660 किलोमीटर और 660 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, अगला देखेंगे। और किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो है आपका कौन सा है? लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। सुरहा ताल पंछी विहार अवस्थित है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में लेटेस्ट अभी पूछा गया है। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलिया में है। कहाँ पर है? सुरहा ताल बलिया में है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? अब बताएंगे कृत्रिम अंग कहाँ बनते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? कृत्रिम अंग कहाँ बनते हैं? इसका राइट आंसर तो कानपुर में हो जाएगा। कृत्रिम से देखिए कृत्रिम अंग हो गया और कृत्रिम से कानपुर हो गया। का से कृत्रिम, का से कानपुर, ऐसे याद कर सकते हैं। मध्यकाल में उत्तर मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? वो है भाई कौन है? जौनपुर है। किसे कहा जाता है? जौनपुर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एफआईआर का पूर्ण रूप होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। जीएसटी के तहत सामानों के व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका HSN कोड होता है। क्या होता है? HSN कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर होता है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर होता है। ठीक, HSN कोड का फुल फॉर्म। चलिए, अब जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। मॉडल कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में पूछेगा तो वस्तु एवं सेवा कर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीएसटी से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा जीएसटी से। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका आपको बताना है वो कौन है आपका? तो वो है आपका वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चुनिए जो इसमें से मेल ना खाता हो। तो बुध क्या है? ग्रह है। मंगल ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका उपग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करती है? ठीक, तो भूटिया, भोटिया, गोंड, जौनसादी, थारू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, भूटिया या फिर भोटिया करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो ये है आपका कहाँ पर है? रामगंगा नदी पर। कौन सा हो जाएगा? रामगंगा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य देश में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है? तो कॉफी उत्पादन करता है, का से होता है कॉफी, और क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? का से हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। का से कॉफी, का से कर्नाटक। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे आप। चलिए आगे देखेंगे। प्रसिद्ध 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 उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? ये आपका किससे? चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं कौन सा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैनियों दोनों की प्रमुख तीर्थ स्थली है? तो वो है आपका कौशाम्बी है। ठीक, कौन है? कौशाम्बी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? तो ये आपका लिखा गया था किसमें? तुर्की भाषा में लिखा गया था। किसमें? तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। किसने लिखा था? तो बाबर ने ही लिखा था। मातृभाषा तुर्की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाबरनामा तो बाबर ने लिखा, अगर हुमायूं नामा पूछेगा तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? तो ये था आपका कौन सा? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और किसके दो पक्ष कौन से थे? एक था हेक्टर मुनरो, और कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला थे। ठीक, मीर कासिम थे। ये क्या होते हैं? हार गए थे। तो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में ईस्वी में हुआ था। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। निम्नलिखित में से किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्ष 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वो किसने कहा था? वो थे आपके बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था ये चीज़। और देखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर की एक जो है प्रमुख पुस्तक है। पुस्तक कौन सी है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की या हुई थी? तो वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो वो है आपका जनगणना जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ये है आपका संघ सूची का विषय है। कौन सा है? संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था को स्थापित तथा संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 30 है। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 30। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, और देखिए और क्या होता है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? एसआई इकाई कौन सी है? ठीक, तो मीटर, केल्विन, मोल, कैंडिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोल जो है आपका, सॉरी, मोल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा मापने में प्रयोग होता है मोल, ये होता है एसआई मात्रक होता है। ठीक, कैल्विन किसका मात्रक है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और लंबाई को मापने की इकाई क्या है? मीटर है। ठीक, और क्या हो जाएगा? कैंडिला किसकी है? ज्योति तीव्रता की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो वो है आपका कौन सा हो जाएगा? Cr, जिसे बोलते हैं आप क्रोमियम। Cr मतलब क्रोमियम होता है आपका राइट आंसर।